हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैसा वसूल इन्वेस्ट, जहां आपके एक एक पैसे का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो हम आज बात करने वाले हैं 4 जून, जिस दिन मार्केट क्रैश हुआ था, जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आए थे और मैंने 5.5 लाख रुपए एक स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। वो कंपनी में कुछ टाइम से ट्रैक करता आ रहा था। तो हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि पर्टिकुलर सेक्टर मैंने क्यों चूज किया, उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो पर्टिकुलर कंपनी क्यों चूज की, और मेरा क्या होल्डिंग पीरियड रहेगा इस स्टॉक में। हम सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत वैल्यू आपको देगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी मोदी की गारंटी की, मतलब मोदी के मैनिफेस्टो की। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, तो उसको आप देख सकते हो। उसमें मैंने बात की थी हाउ मोदी इज ट्राइंग टू मेक इंडिया द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इसी सेक्टर को मैंने चूज किया था और कुछ कंपनियां मैंने इसमें से निकाली थी। उसमें से एक कंपनी में काफी टाइम से ट्रैक कर रहा था, तो उसी में मैंने अपने 5.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। उस कंपनी के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं। तो ये मैंने यहाँ पे स्टॉक खोल रखा है, ये मार्क्संस फार्मा लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 7,000 करोड़ रुपए का ही है। जब मैं इसको ट्रैक कर रहा था तब इसका मार्केट कैप, जब से मैं इसको ट्रैक कर रहा था तब इसका मार्केट कैप 6,500 करोड़ रुपए का था। 1,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। तो इस कंपनी में मैंने 5.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 4 जून को किए थे। और क्यों किए हैं, क्यों मैंने ये सेक्टर चूज़ किया, क्यों मैंने एक कंपनी चूज़ की, इसके बारे में देखते हैं। तो पर्टिकुलर मेरा रीज़न, तो पर्टिकुलर इस सेक्टर में मेरा इन्वेस्टमेंट इसलिए हुआ क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में इंडिया को एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट मेडिकल का, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट दवाइयों का होगा। उसमें मार्कंस फार्मा का बहुत बड़ा रोल रहेगा क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी और ऐसे सेक्टर में काम करती है ये जो 12 महीना काम करता है। कोई सीज़न नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 3 महीना काम करे 3 महीना ना काम, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 3 महीना काम करे 3 महीना ना काम करे। ये 12 महीने काम करने वाली दवाइयाँ बनाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस। इसका मार्केट कैप है 7,000 करोड़ रुपए का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 7,081 करोड़। करंट मार्केट प्राइस है इसका 156 रुपये। हाई लो आप देख सकते हो 86 पे था, 186 हो चुका है। अब 186 ऑल टाइम हाई था और 86 रुपये इस साल का लो था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी सही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिसेंट है। पैग रेशियो ये अंडर वैल्यू बताता है। अगर पैग रेशियो 1 से कम है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है, ऐसा माना जाता है। और हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम सारे रेशियोज़ को देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग भी डिसेंट है, 44% के आसपास है। अर्निंग यील्ड भी अच्छी है, 6.57% है। इंडस्ट्री पी 24 का है और ये 22 पे ट्रेड कर रहा है, तो भी काफ़ी है पोटेंशियल इसमें जाने का ऊपर तक। तो हम बेसिकली देख लेते हैं अभी कंपनी करती क्या है, कंपनी कौन सी दवाइयाँ बनाती है। तो बेसिकली कंपनी करती क्या है, ओटीसी सेगमेंट में काम करती है और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में काम करती है। ओटीसी सेगमेंट में क्या होता है कि ओटीसी में इनको पर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दवाइयाँ बेच सकते हैं। तो हम इनका रेवेन्यू देख लेते हैं कहाँ कहाँ से आ रहा है। ये रीड मोड पे आएंगे। रीड मोड पे आके रेवेन्यू मिक्स इनका पेन मैनेजमेंट का 44% है, कफ एंड कोल्ड का 14% है, कार्डियोवैस्कुलर का 9% है, 8%, 2%, 9%, अदर्स 14% है। तो इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है पेन मैनेजमेंट। तो पेन मैनेजमेंट और कफ एंड कोल्ड से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है इनका। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि 12 महीने वाला काम है इनका। ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी दवाइयाँ 2 महीने बिकी, फिर 3 महीने नहीं बिकी, फिर 4 महीने बिकी, फिर 2 महीने नहीं बिकी, ऐसा नहीं है। इनका पेन मैनेजमेंट का है तो और ज़ुकाम बुखार की ज़्यादा दवाइयाँ हैं। सो इनका काम जो है ये 12 महीनों का है। और नीचे आएंगे तो देखेंगे ये कहाँ पे सप्लाई करते हैं। ये देखिए, एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
रेवेन्यू बाय डिलीवरी सिस्टम, ये OTC में इनका सेगमेंट था फाइनेंशियल ईयर 2023 में 74% का, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 69% का ही था। तो इन्होंने 5% से ये रेवेन्यू बढ़ाया है अपना OTC सेगमेंट में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें अच्छा मार्जिन है, अच्छी सेल्स है, इनका रेवेन्यू इस फील्ड में ज़्यादा है और इसी फील्ड में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे कहाँ कहाँ वर्ल्ड के किस किस एरिया में प्रोवाइड कराते हैं। US एंड नॉर्थ अमेरिका में इनका 40% का रेवेन्यू आता है, यूरोप एंड UK में 45% का आता है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में 10% का आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 5% का आता है। इंडिया में बहुत कम सप्लाई है इनकी, ज़्यादातर 90 to 95% इनका एक्सपोर्ट होता है प्रोडक्ट। पोर्टफोलियो में इनके 1500 से भी ज़्यादा SKUs हैं और 300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और ये बढ़ा भी रहे हैं। इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी हैं, अलग अलग, एक USA में है, एक UK में है, 2 इंडिया में है शायद, ऐसा ही है। तो मैंने पढ़ा था, मैं देखता हूँ आगे दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और नीचे आएंगे ये देखिए, कंपनी हैज़ 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन गोवा, UK एंड USA। ठीक है, ऐसा ही है। गोवा में 2 हैं, US में 1 है, UK में 1 है। गोवा में तो अभी इन्होंने एक्वायर की है तेवा मैन्युफैक्चरिंग, ये भी अच्छा है। और उसके नीचे आएंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी फार्मा कंपनी के लिए, R&D। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट हम बहुत अच्छे से भी समझेंगे अभी। R&D क्या होता है? R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी फार्मा कंपनी की आपको एनालिसिस करनी हो ना, तो आप उसका R&D का परसेंटेज देखो, उसका आप R&D का परसेंटेज ज़रूर देखो कि रेवेन्यू के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज वो अपना R&D में खर्च करती है। एक अच्छी फार्मा कंपनी 10% तक का खर्च करती है, 8 से 10% तक का खर्च करती है अपने R&D पे एज कम्पेयर टू देयर टोटल रेवेन्यू। तो ये कंपनी कितना कर रही है? ये एक स्मॉल कैप कंपनी होने के कारण अभी के लिए सिर्फ 1 से 2% तक का खर्च कर रही है, और इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है कि ये 4 से 5% तक का करेगी आने वाले 2-3 सालों में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए आप, 4 से 5% का रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में ये 4 से 5% का रेवेन्यू करेगी, बट अभी ये 1.8% का रेवेन्यू कर रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है, इनका ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी है, ये सही दिशा में चल रहे हैं, तो इससे भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। तो दूसरी चीज़ R&D में हमें देखनी होती है, ये अप्रूव्ड ANDA फाइलिंग्स। तो ANDA होता क्या है? ANDA का बेसिक्स हम समझेंगे पहले। ANDA फाइलिंग्स क्या होती है? बेसिकली एक फार्मा कंपनी कैसे काम करती है, उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है? तो बेसिकली एक फार्मा कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है उनका पेटेंट। वो उन्होंने अपने R&D में खर्च किया पैसा, अपने रेवेन्यू से अपने R&D में पैसा खर्च किया। R&D में पैसा खर्च करने के बाद उन्होंने एक डिस्कवरी की, उस डिस्कवरी से ड्रग बनाया, उसका पेटेंट लिया। पेटेंट मिलता है इन कंपनियों को 10 से 15 साल से 20 साल तक का, 10-15-20 साल तक का पेटेंट उनको मिला। तो ये 10-15-20 साल जो उनको पेटेंट मिला है, तो 10-15-20 साल के लिए वही कंपनी पर्टिकुलर ड्रग बना सकता है और मार्केट कर सकता है। बट उस टाइम पीरियड के निकलने के बाद अगर 20 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, वो पेटेंट खत्म हो गया, तब दूसरी कंपनियां आती हैं और अप्लाई करती हैं कि भाई हमें भी ये दो, हमें भी बनाना है, हमें भी इसको बेचना है, हमें भी प्रॉफिट कमाना है। तब वो ड्रग का फॉर्मूला या ड्रग का सीक्रेट दूसरी कंपनी को दिया जाता है। तो इस फाइलिंग को बोलते हैं कि ANDA फाइलिंग्स। इसके पास 300 ANDA फाइलिंग्स है, मतलब 300 प्रोडक्ट ये और बनाएगी इन फ्यूचर। अप्रूव्ड है जो बना रही है, और पाइपलाइन में भी पड़े 25 फाइल्ड है, जो आगे इसको ओके हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ANDA फाइलिंग्स भी अच्छी हैं और कंपनी R&D पे भी फोकस कर रही है, ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। और नीचे आके देखेंगे, ये देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे, प्लानिंग टू स्ट्रेंथन देयर OTC सेगमेंट। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, बहुत ही कम शब्दों में। OTC सेगमेंट को फोकस है इनका, OTC सेगमेंट पे पूरा फोकस है इनका। अभी 74% का रेवेन्यू आता है इससे,
और आगे आने वाले समय में हो सकता है 80% टू 90%, 80% टू 90% इस कैटेगरी से रेवेन्यू आने लगे। तो ये हमने जान लिया कि ये कंपनी करती क्या है, कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ काम करती है। अब इसके चार्ट पे आते हैं हम। ये चार्ट पे आ गए, तो लाइन चार्ट है। तो हमने यहाँ इन्वेस्ट किया था 200 DMA की लाइन खुली हुई है 4 जून को। थंबनेल पे आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, मैंने डाल रखा है वहाँ पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहाँ से भी आप देख पाओगे कि मैंने मेरा एवरेज प्राइस क्या है, एवरेज बाइंग प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट कितना है। और नीचे आएंगे P&L स्टेटमेंट पर। रेवेन्यू इनका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 2019 में 1000 करोड़ का था और ये बढ़ते 2100 करोड़ का आ गया। उनकी अर्निंग्स कॉल भी मैंने सुनी थी, तो उसमें इनका प्रोजेक्टेड रेवेन्यू 2-3 साल में 3000 करोड़ रुपया था। तो एक अच्छा ग्रोथ ट्रैक पर है कंपनी है। और नीचे आएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी, कि शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आएंगे, जहाँ से ये सब चीज़ें वो बोलते हैं ना, सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट हो गए, वो चीज़ आपको मिलेगी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि DIS का स्टेक कैसे बढ़ रहा है। DIS का स्टेक देखिए आप 1% था 2022 में, दिसंबर 2022 में 1% का स्टेक था, जो कि बढ़ के आप अभी हो गया है 5% का स्टेक। देखिए साइलेंटली बाय कर रहे हैं DIS। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी कि DIS का स्टेक देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। जिस चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही होती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वहीं ध्यान देते हैं और वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं पैसा, और जब वो शेयर रॉकेट हो जाता है तब सारे टीवी चैनल उसके बारे में बात करते हैं, और तब जाके रिटेल इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाता है। अभी भी इस टाइम पे भी हम अगर बात करें ना, तो फार्मा स्टॉक्स की कोई बात नहीं कर रहा है। फार्मा स्टॉक्स की कोई बात नहीं कर रहा है, ना ही कोई यूट्यूब पे बात कर रहा है, ना ही कोई टीवी चैनल्स पे बात कर रहा है। क्यों नहीं बात कर रहा है? क्योंकि कहीं स्टोरी नहीं है अभी। और ऐसे ही FIS का स्टेक भी देखिए बढ़ा है, 4% था सितंबर 2022 में, बढ़ के अब मार्च 23 में 15 हो गया था, 15-11, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर अभी 15-57 पे है। यहाँ से भी आप इनकी एनुअल रिपोर्ट्स देख सकते हो, यहाँ से, और यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ये सब भी देख सकते हो आप। ये अच्छी, ये सब मैं पढ़ चुका हूँ। तो ये ओवरऑल मार्क्संस फार्मा की कहानी है, और मैं इसमें काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैं काफ़ी लंबा समय इन्वेस्ट हूँ, 2029 तक तो मैं रुकूंगा ही। मैं आपको हर क्वार्टर स्टॉक के बारे में अपडेट देता रहूँगा, एक अलग लिस्ट बना लूँगा, उसमें इसका अपडेट मैं हर क्वार्टर दूँगा आप लोगों को। तो आप भी अपडेट रह सकते हो कि भाई चलो ये सेल रही है, अब इसकी ये सेल रही है, अब इसकी ये प्रॉफिट रहा है, ये ईयर ये ग्रोथ रही है, तो आप लोग भी ऐसे अपडेट रहोगे। तो दैट्स इट। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये मुझे जरूर बताइएगा कि 4 जून की मार्केट क्रैश में आपने कहां इन्वेस्ट किया। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में आपके साथ इन्वेस्ट करते हैं। थैंक यू।